हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम 2026 7 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें इस टाइप के प्रश्न है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य से संबंधित है? मेहरौली लोह स्तंभ किस राजवंश ने बनवाया? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य और कब लागू हुई? रहूप सैला नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? होला मोहल्ला त्योहार किस राज्य से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 का विषय क्या है? तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। आइए समझते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने और 4 विकल्प है, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो कौन सा है? इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना और इसके बारे में समझते हैं। देखो, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह मणिपुर राज्य में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। यह लोकटक झील में फैला हुआ है। यह स्थान संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जो मणिपुर का राज्य पशु भी है। तो कौन सा? संगाई हिरण राज्य पशु भी है मणिपुर का। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मणिपुर राज्य में है। तो ध्यान रखना ये निष्कर्ष भी। और इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। मेहरौली लोह स्तंभ या आयरन पिलर किस राजवंश से संबंधित माना जाता है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, पाल वंश। तो यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, गुप्त वंश से संबंधित है। इसके बारे में समझते हैं। मेहरौली का लोह स्तंभ दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर है। यह स्तंभ अपने जंग न लगने वाले लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस पर क्या नहीं होता? जंग नहीं लगता। इतिहासकारों के अनुसार यह स्तंभ गुप्त वंश के समय विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल से जुड़ा माना जाता है। स्तंभ पर संस्कृत भाषा में शिलालेख भी अंकित है। तो मेहरौली का लोह स्तंभ गुप्त वंश से संबंधित माना जाता है। कहां पर है? दिल्ली में। इससे अगला प्रश्न, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर 4 विकल्प है। 1947 औद्योगिकरण, 1950 रक्षा विकास, 1951 कृषि और सिंचाई विकास, 1956 समाजवादी व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1951 और कृषि और सिंचाई विकास के लिए थी। इसके बारे में समझते हैं। देखो, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। यह योजना 1951 से 1956 तक चली। उस समय देश में खाद्यान्न की कमी और बेरोजगारी बड़ी समस्या थी। इसलिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं का विकास, बांध और जल परियोजनाएं बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या? कृषि, सिंचाई, खाद्य उत्पादन बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना था। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, चचनामा किससे संबंधित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है? मुगल काल के इतिहासकार से, अरबों के सिंध विजय से, गुप्त वंश के शासन से, दिल्ली सल्तनत से। तो क्या इसका आंसर है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, अरबों के सिंध विजय से। इसके बारे में समझते हैं। चचनामा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था, जिसे बाद में फारसी में अनुवाद किया गया। इससे हमें सिंध के शासक राजा दाहिर और उस समय की राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो चचनामा किससे संबंधित है? अरबों द्वारा सिंध विजय के इतिहास से संबंधित है ग्रंथ है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, सत्यमेव जयते किससे संबंधित है? भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का संविधान प्रस्तावना। तो ऑप्शन नंबर बी भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। और कौन से उससे लिया गया है? ये भी है इसमें। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। यह वाक्य मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो ये क्वेश्चन भी बनाया है कि कौन से उससे लिया गया, तो कौन सा है? मुंडको उपनिषद। इसे अशोक स्तंभ के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा गया। यह सत्य और नैतिकता के महत्व को दर्शाता है। तो किससे लिया गया? ये भी पूछा गया। सत्य में भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्य की विजय का संदेश देता है। और किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, रहू सैलन नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो यह ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। रहू सैलन नृत्य कश्मीर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य जम्मू और कश्मीर में विशेष रूप से किया जाता है। इसे अधिकतर महिलाएं समूह में करती है। यह नृत्य आमतौर पर ईद और वसंत ऋतु के अवसर पर किया जाता है। इसमें गीत और ताल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रहू सैलन नृत्य जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 किस विषय से संबंधित है? चुनाव संबंधी विवाद, राज्य के बीच जल विवाद, आपातकालीन प्रावधान, वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन नंबर बी राज्यों के बीच जल विवाद से संबंधित है, आर्टिकल 262। अनुच्छेद 262 राज्यों के बीच नदियों और जल के बंटवारे से जुड़े विवादों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत संसद को अधिकार है कि वह जल
विवादों के समाधान के लिए कानून बनाए। इसी आधार पर अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया गया। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसे विवादों में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 262 राज्यों के बीच नदी जल विवाद के निपटारे से संबंधित है। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछेगा, आईएमएफ या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संबंध किससे है? कृषि विकास से, आर्थिक सुधार और वित्तीय स्थिरता से, शिक्षा सुधार, सैन्य सहयोग से। तो ऑप्शन नंबर बी आर्थिक सुधार और वित्तीय स्थिरता से। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्य काम देशों को आर्थिक संकट से उभारने में मदद करना। आईएमएफ देशों को ऋण, नीतिगत सलाह और आर्थिक सुधारों के सुझाव देता है। इसके बारे में और भी, भारत में 1991 के आर्थिक सुधार भी आईएमएफ और विश्व बैंक की सहायता से शुरू हुए थे। आईएमएफ का संबंध किससे? आर्थिक सुधार और वैश्विक वित्तीय स्थिरता से। इससे अगला प्रश्न है, होला मोहल्ला त्योहार किस राज्य या संप्रदाय से संबंधित है? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, पंजाब सिख, गुजरात हिंदू धर्म, राजस्थान राजपूत परंपरा, उत्तर प्रदेश इस्लामिक त्योहार। तो यह ऑप्शन नंबर ए पंजाब सिख धर्म से संबंधित है। होला मोहल्ला पंजाब का एक प्रसिद्ध सिख धर्म से जुड़ा उत्सव है। यह होली के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन सिख लड़ाकों की कलाबाजियां, युद्धाभ्यास और कवि सम्मेलन होते हैं। यह त्योहार गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य सिखों में साहस, वीरता और एकता को बढ़ावा देना है। होला मोहल्ला पंजाब का सिख धर्म से जुड़ा है, जिसमें वीरता और साहस का प्रदर्शन किया जाता है। इससे अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो यह ऑप्शन नंबर बी गुजरात से संबंधित है। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। गरबा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ये नृत्य नवरात्रि त्योहार के अवसर पर किया जाता है। गरबा का उद्देश्य देवी दुर्गा की पूजा और भक्ति भाव व्यक्त करना है। इसमें महिलाएं परंपरागत साज सज्जा और रंग बिरंगे परिधान पहनकर घूर्णन करती हैं। पुरुष भी डांडिया स्टिक के साथ इसमें भाग लेते हैं। गरबा नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है और नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? यह है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, समान नागरिक संहिता। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान की निर्देशात्मक नीति का हिस्सा है। इसके अनुसार राज्य को प्रयास करना चाहिए कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू हो। इसका उद्देश्य धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर अलग कानून न होना और सामान्य अधिकारों का संरक्षण करना। अभी तक यह लागू नहीं हुआ, लेकिन यह संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अनुच्छेद 44 का किस संबंध है? समान नागरिक संहिता। इससे अगला प्रश्न है, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी 1961 और कृषि सुधार और हरित क्रांति से संबंधित है। इसके बारे में समझते हैं। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। इस योजना का मुख्य जोर कृषि उत्पादन बढ़ाने और हरित क्रांति लागू करने पर था। इसमें धान, गेहूं और अन्य फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी अपनाई गई। योजना के दौरान सिंचाई, कृषि विज्ञान केंद्र और बीज उत्पादन को मजबूत किया गया। यह योजना देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।